खुश आमदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। हफ्ते का दूसरा दिन है, जुलाई की 23 तारीख। हस्बे वादा आपका मेज़बान इशफाक गौहर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम सलाम जी के लेकर है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और इस ट्रांसमिशन को आप पूरा एंड तक देखेंगे, क्योंकि आज की इस ट्रांसमिशन में बात जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात पर ज़रूर होगी। मौसम का मिजाज किस तरीके से बदल रहा है उस पर भी हमारी गुफ्तगू होगी। सियासी उफ़क़ पर आज दिल्ली के अंदर क्या कुछ चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। और वक्त मिला तो आखिरी पड़ाव पर आपके साथ गुफ्तगू भी होगी, यानी आखिरी 10 से 12 मिनट का वक्त होगा जब हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी। चारों नंबर आपके सामने आएंगे, आप कॉल करेंगे, अपनी बात को रखेंगे इस उम्मीद के साथ कि इदारे आपकी आवाज़ को सुने, आपके मामलात को सुने, आपकी बात को सुने और मसले का हल किसी न किसी तरीके से निकल सके। तो कुल मिलाकर प्रोग्राम का फॉर्मेट मैंने आपके सामने रख दिया है, लेकिन हस्बे वादा सबसे पहले आपके सामने लेकर आएंगे हिस्ट्री ऑफ द डे। और आपको बताते चलूं कि जम्मू स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ ज़हूर भी है, जो आपके सामने प्रोग्राम को करेंगे बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़। और पहले बताएंगे कि तारीख के पन्नों को जब खंगाला गया, हिस्ट्री के पेज को जब पलटा गया, तो कौन से ऐसे वाक़ात इन्होंने पढ़े, देखे, जो ये आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे, उसके बाद फटाफट से अहम और बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नज़र। जी ज़हूर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माजी में आज के दिन की क्या अहमियत है। आज 23 जुलाई है साल 2024। माजी में आज के दिन क्या कुछ हुआ है, आलमी और कौमी सतह पर एक एक करके वो वाक़ात जो है वो आपके सामने रखेंगे। और आपको बता दें कि आज ही के दिन 23 जुलाई 1555 में मुगल हुक्मरान हुमायूं सिकंदर सूरी को शिकस्त देकर दिल्ली पहुंचा था। आज वो इसकी शुरुआत हुई थी। 1927 में आज ही के दिन मुंबई से रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की बाकायदा नशरियात का आगाज हुआ। इसकी शुरुआत आज के दिन हुई थी और यही वजह है कि आज के दिन को ब्रॉडकास्टिंग डे के नाम से भी आज का दिन मनाया जाता है। 1983 में आज के दिन तमिल टाइगर्स और श्रीलंका की हुकूमत के दरमियान खाना जंगी की शुरुआत हुई थी और कई सालों तक की जंग फिर चलती रही। 1829 में 23 जुलाई को आज ही के दिन विलियम ऑस्टन ब्रिट ने टाइपोग्राफ को पेटेंट किया, अपने नाम इसको किया और फिर इसी की वजह से टाइपराइटर वजूद में आया। और 2005 में आज ही के दिन मिस्र के अंदर बम धमाकों में 88 अफराद हलाक हुए, कई लोग इसमें जख्मी भी हुए थे। 1829 में आज ही के दिन यूएस विलियम ऑस्टन ब्रिट ने टाइपोग्राफ को पेटेंट किया। और 1877 में 23 जुलाई आज ही के दिन पहली बार हवा में टेलीफोन और टेलीग्राफ लाइनें बिछाई गई। इसकी शुरुआत आज ही के दिन हुई थी। और 23 जुलाई को आज ही के दिन 1920 में बरतानिया की जेर कब्जा मशरिकी अफ्रीका का नाम कीनिया रख दिया गया था। आज से इसकी बाज़ाब्ता शुरुआत हुई थी। और 1798 में आज ही के दिन नेपोलियन ने मिस्र के इस्कंदरिया पर कब्जा किया, अपनी हुकूमत यहां कायम की और इसकी शुरुआत भी आज ही के दिन हुई थी 23 जुलाई 1798 में। और आज के दिन 2012 में इराक में सिलसिलावार हमलों में 103 अफराद हलाक हुए, कई लोग इस हमलों में जख्मी भी हुए थे। और 2014 में आज के दिन ताइवान में तैयारा गिरने से 44 अफराद हलाक हुए थे। 222 से ज्यादा लोग इस तैयारा गिरने से हलाक हुए थे। और आज के दिन इटली में होलनाक ज़लज़ले में 1,500 लोग हलाक हुए, कई घर तबाह हो गए थे। और ये होलनाक ज़लज़ला भी आज ही के दिन आया था इटली में। तो ये थी हिस्ट्री ऑफ द डे के हवाले से हमने आपके सामने रखे कि माजी में आज के दिन की अहमियत और क्या कुछ वाक़ात थे आलमी और कौमी सतह के, वो हमने आपके सामने रखेंगे। और माजी के बाद बात आप जरा हाल की करते हैं, इस वक्त की करते हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू सूबे से, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया है। तमाम इब्तिदाई खबरों के मुताबिक इस दौरान गोलियां भी चली, फायरिंग हुई, जिसकी वजह से एक फौजी एहलकार जो है वो जख्मी हुआ है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि दरअंदाजी की कोशिश हुई बातल सेक्टर में, जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस और फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया। ताहम इस दौरान गोलियों का तबादला भी हुआ और गोलियों के इस तबादले में इब्तिदाई खबरों के मुताबिक एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ है, जिसके बाद
ऑपरेशन इस वक्त बड़े पैमाने पर जारी है। जम्मू से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि कृष्णा घाटी सेक्टर जिसको कहते हैं, उसका दूसरा नाम बटल सेक्टर भी बताया जाता है, वहां पर दरअंदाजी की कोशिश हुई है और यह दरअंदाजी की कोशिश सुबह 3 बजे के आसपास हुई है, जिसको नाकाम करने का दावा पेश किया गया है फौज की तरफ से। और अस्करी ज़राइयों ने इस बात की तस्दीक किया कि सुबह सुबह इस ऑपरेशन के अंदर फौज का एक जवान दरअंदाजों को रोकते हुए जख्मी भी हुआ है। थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया साइट एक्स पर फौजी तर्जुमान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ऑपरेशन बटल का जिक्र किया गया, जिसमें यह कहा गया कि दरअंदाजी की कोशिश की गई और जब उन्हें रोकने को कहा गया उनकी तरफ से फायर किया गया, जिसको रिटेलिएट किया गया है, वापस जवाब दिया गया है। और जबरदस्त गोलाबारी के बीच, जबरदस्त फायरिंग के बीच अभी एक जवान के जख्मी होने की खबर सामने आ रही है। याद रखिएगा, जहां एक तरफ से व्हाइट नाइट कॉप्स की तरफ से यह साफ किया गया कि एक जवान जख्मी हुआ है, वहीं पर याद रखिएगा गोंड खाल इलाका भी है जहां पर भी ऑपरेशन जारी है। थोड़ी देर में वो डिटेल्स भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल सीधे जमशेद मलिक के पास चलेंगे, जहां पर बटकल जो इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आ रही है कि दरअंदाजी की कोशिश हुई है। कहां पर ये सेक्टर है, क्या कुछ कहा जा रहा है और फौज का जो ये बयान सामने आया है, इसके बाद क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि ऑपरेशन जारी रखने की बात भी सामने रखी गई है। जमशेद मलिक, अपडेट करें जी, क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि फौज का दावा है कि दरअंदाजी को नाकाम कर दिया गया है बटकल सेक्टर के अंदर और अभी एक दरअंदाज के मारे एक जो फौजी जवान है उसके जख्मी होने की खबर है और लगातार ऑपरेशन जारी होने की भी इतलात है। गौर बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के बटल इलाके में दौरान शब तकरीबन 3 बजे के आसपास दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम कर दिया गया, जिसमें एक फौजी जवान जख्मी हुआ और बटल इलाका पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में कृष्णा घाटी इलाके में पड़ता है, जहां पे ये दरअंदाजी की कोशिश हुई है। इस वक्त दरअंदाजी की कोशिशों में इजाफा भी देखने को मिल सकता है। उसकी 2 बड़ी वजहें इसलिए भी हो सकती है कि एक तो खिता के अंदर इस वक्त धुंध का मौसम भी देखने को मिलता है, उसके साथ पहाड़ी इलाका और पहाड़ी इलाकों में घना घास घने जंगलों के साथ साथ इस वक्त खिता के अंदर मक्की की फसल भी खड़ी हो चुकी है, जिसका फायदा उठाया जाता है। हर बार ऐसे मौसम में ही दरअंदाजी की कोशिशें करवाई जाती है और आज जो दरअंदाजी की कोशिश की गई है, इसके फौज की तरफ से दावा किया गया है, इसको नाकाम कर दिया गया। उस दरअंदाजी के दौरान एक जवान जख्मी हुआ और लगातार उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के बटल इलाके में सर्च ऑपरेशन का सिलसिला देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी अगर बात करें लाइन ऑफ कंट्रोल पर, एक मामूल के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला पिछले कुछ दिनों से लगातार अच्छा, ये जरा जमशेद बताइएगा, ये जो बटल सेक्टर है, क्या ये कृष्णा घाटी वाला सेक्टर है? और ये भी बताया जा रहा है कि मौसम नासाजगार है, लेकिन उसके बावजूद भी वसी इलाके का ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। और बिल्कुल सरहदी जिला पुंछ के कृष्णा घाटी में बटल सेक्टर पड़ता है, जहां पे ये दरअंदाजी की कोशिश हुई और उसको नाकाम कर दिया। और मौसम की बात जहां तक है, सुबह से ही आसमान पर बादल थे, उसके बाद बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और बारिश का सिलसिला रुक चुका है, मगर इस रुकने के बाद ही धुंध का सिलसिला शुरू हो जाता है। जिसके कारण मैं बता रहा हूँ कि यही ऐसा एक मौसम होता है जिसमें सबसे ज्यादा दरअंदाजी की कोशिशें करवाई जाती हैं। उसकी बड़ी वजह 2-3 इस वक्त यही रहती है कि इस वक्त पहाड़ी इलाकों में जहाँ घने जंगल है, उसके बाद घास का सिलसिला होता है, घास घना हो जाता है इस वक्त। उसके साथ मक्की की फसल इस इलाके में बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिसके बाद इस दरअंदाजी की कोशिशों में इजाफा करवाए जाते हैं, खास करके ऐसे दौरान में। और आज रात को होने वाली कोशिश को नाकाम करने का दावा किया और इस दौरान फायरिंग के तबादले में सेना का एक जवान जख्मी हुआ है, मगर उसके बाद इस पूरे इलाके में मुहासरा और सर्च ऑपरेशन का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, जमशेद मलिक आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर से भी जरा अपने नाजरीन को बाखबर कर दे, क्योंकि बात जब सरहदी इलाकों की हो रही है तो जरा पुंछ के बाद अब रजौरी का भी जिक्र करें, जहां पर आज ऑपरेशन का दूसरा दिन है। रजौरी ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी खास गुंड इलाका जो रजौरी का है, जहां पर कल हमने आपको बताया था कि विलेज डिफेंस गार्ड पुरुषोत्तम के घर पर हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन मकामी तौर पर जो फौजी यूनिट वहां पर था उनकी तरफ से वापस जवाब दिया गया। काफी देर तक वहां पर फायरिंग चली, जिसके बाद कल पूरे दिन ऑपरेशन को जारी रखा गया है और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक आज दूसरे रोज ये ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी एजेंसियां, जिनमें राष्ट्रीय राइफल्स भी शामिल है, जम्मू कश्मीर पुलिस शामिल है और इंटेलिजेंस के
दीगर अफसरान और एहलकारान भी इस ऑपरेशन का हिस्सा बने हुए हैं, लगातार इस पूरे इलाके के अंदर नजर बनाए रखे हुए हैं। कल 2 तरह की खबरें आई थी कि जवान के जख्मी होने की खबर, जिसमें फौज में बाद में तस्दीक नहीं की, फिर सिविलियन के जख्मी होने की खबर आई थी जिस पर सरकारी ज़राए ने इस बात की तस्दीक बिल्कुल भी नहीं की। ताहम ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है और विलेज डिफेंस गार्ड पुरुषोत्तम, जिसे सदर हिंद की तरफ से एजाज से भी नवाजा गया था, उसके रिहायशी घर को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद आज ऑपरेशन का दूसरा दिन है। जमशेद मलिक, फटाफट से अपडेट करें कि यहां पर भी माना जा रहा है कि ये जो रजौरी वाला इलाका है, यहां पर भी धुंध काफी ज्यादा है पहाड़ों के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी फौज ने मोर्चा छोड़ा नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस मोर्चाजन है और लगातार ऑपरेशन आज दूसरे दिन में दाखिल हो गया है। बिल्कुल गौर, गुद्दा खवास में कल जहां हमने देखा, कल भी 3 बजे के आसपास ही ये मामला सामने आया था, जहां एक वीडीसी के मेंबर के घर पर हमला हुआ, जिसमें बाद में सेना ने उसमें जवाब दिया, जिसमें वहां से मिलिटेंट भाग निकले में उस वक्त कामयाब हो गए थे, मगर उसके फौरी बाद उस पूरे इलाके को मासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। आज हालांकि मौसम खराब होने की वजह से धुंध भी इस इलाके में देखने को मिली, मगर उसके बावजूद भी सर्च ऑपरेशन का सिलसिला दूसरे दिन भी लगातार देखने को मिल रहा है, जिसे एक वसी पैमाने पर शुरू कर दिया गया है, क्योंकि इस इलाके में पिछले कुछ अरसा से लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही थी, जहां मुश्तबा अफराद देखे गए, उसके बाद इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन देखने को मिले। खास करके ये इलाके काफी सुर्खियों में इसमें जो राजौरी और रियासी के बॉर्डर पे पड़ते हैं, क्योंकि इससे पहले की अगर बात करें राजौरी रियासी के अंदर जो यात्रियों की गाड़ी पे हमला हुआ, वो भी राजौरी और रियासी का बॉर्डर था, और जहां ये हुआ ये भी तकरीबन बॉर्डर ही है राजौरी का, क्योंकि इसके पीछे भी रियासी का जिला रियासी पड़ता है, और इसके अंदर घना जंगल और पहाड़ी इलाका होने के साथ साथ, जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूं कि इस वक्त मक्की की फसल सबसे बड़े चैलेंज, वो भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस मक्की की फसल का भी फायदा उठाकर मिलिटेंट वहां से भाग निकलने में कामयाब होते हैं। मगर सर्च ऑपरेशन का दूसरा दिन और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन आज दूसरे दिन भी देखने को मिल रहा है। गौर, चलिए बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि लगातार सर्च ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है। 2 अहम बड़ी खबरें, एक बट्टल सेक्टर जो कृष्णा घाटी सेक्टर का हिस्सा है, वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि दरअंदाजी को नाकाम करने का दावा फौज की तरफ से सोशल मीडिया साइट एक्स पर जो बयान जारी किया गया उसके मुताबिक, और दूसरा खौस का इलाका जहां पर कल ऑपरेशन शुरू किया गया था और ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है। ऑपरेशंस की कहानी अपनी जगह, लेकिन जरा बात सियासत की भी आपको बताते चले। लोकसभा इंतखाबात के दौरान बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया और कई सियासी लीडर यानी जमात से वाबस्ता लोगों ने भी वोटिंग में हिस्सा लिया और इशारों में बड़ी बातें बताई। लेकिन इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि जमात इस्लामी सरकार के साथ राब्ते में है। बड़ी खबर सामने आ रही है कि जमात ममनुआ तंजीम जमात इस्लामी मरकजी और रियासती इंतजामिया के राब्ते में है और असेंबली इंतखाबात का हिस्सा बन सकती है। जमात इस्लामिया असेंबली के इंतखाबात का बराह रास्त हिस्सा बन सकती है, इस तरीके की इतलात और खबर सामने आ रही है। साबिक अमीर जमात जो जेल में थे उन्हें गुज़श्ता दिनों रिलीज कर दिया गया है और उनकी रिहाई के फौरन बाद सियासी चिमेगोइयां तेज हो गई हैं। याद रखिएगा 1987 के बाद यह पहला मौका होगा जब जमात इस्लामी बराह रास्त चुनाव का हिस्सा बनेगी। जमात इस्लामिया के हवाले से बड़ी और अहम खबर जो इस वक्त सामने आ रही है कि जमात मरकज और रियासती इंतजामिया के राब्ते में है। जमात इस्लामिया पर पाबंदी आयद कर दी गई थी और गुज़श्ता दिनों लोकसभा इंतखाबात के दौरान साबिक मेंबरान और शोरा के मेंबरान की तरफ से इस बात का इशारा दिया गया था कि मरकजी हुकूमत अगर राहदारी का एक रास्ता दे तो चुनाव का हिस्सा बन सकती है। आज तक जमात ने बराह रास्त या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी न किसी जमात को ताउन किया, चाहे वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, अपनी पार्टी हो, दीगर जमातें हो, किसी न किसी तरीके से उनका ताउन किया। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि हालात वाक़ात को देखते हुए चुनाव का हिस्सा जमात बन सकती है और जमात का जो अंदरूनी आईन है उसमें भी तरमीम होगी। इस बात का खुलासा साबिक जमात के लीडरों की तरफ से दिया गया जिन्हें गुज़श्ता दिनों रिलीज किया गया। फटाफट से दोनों बयान आपको सुनाते हैं और सीधे चलेंगे सईद तजम्मुल के पास जो इस बड़ी ब्रेकिंग को लेकर सामने आए हैं कि जमात मरकज और रियासती इंतजामिया के राब्ते में है। तो जमात की वो जो एक्टिविटीज थी वो न होने के बराबर है। तो एक ममनुआ तंजीम कोई काम नहीं कर सकती। तो जमात इस्लामी पुरामन तरीके से यहाँ काम कर रही थी। जमात इस्लामी का जो
पैनल बनाया गया है, तो वो पैनल के दायरे इख्तियार में वो किस हद तक आगे जा सकती है, कैसे कर सकती है, वो जो समझे जमात ने अपनी शूरा ने उसी पैनल को ये इख्तियार दिया है। तो हम उस पैनल की तायीद करते हैं, वो जो इस मामले में जो इक़दाम उठाएगी तो उसकी हम तायीद करते हैं। जमात इस्लामी ये अपने एक तरीक़ेकार है जमात इस्लामी का, उस तरीक़ेकार के तहत काम करना चाहती होगी लाजमी तौर पर, लेकिन अभी तो यूँ समझिए पाबंदी भी है, और इस सिलसिले में शूरा ने उस पैनल को एक इख्तियार दिया, और पैनल इस सिलसिले में काम कर रहा है। तो देखते हैं कि पैनल किस हद तक आगे बढ़ता है और क्या फैसला करता है। आपका पैनल सरकार की हिकमत अमली रही कि जमात से बैन उठाया जाए, तो जो कुछ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो कुछ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कुछ मतलब तरमीम वगैरह कोई चीज़ करनी होगी, तो वो भी उसके लिए एक प्रोसेस दिखाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही वो चीज़ भी दिखाई गई है। तो लिहाजा इस हैसियत से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, क्योंकि हाल ही जेल से छूटा हूँ, तो वो ये कि पैनल के जिम्मे सारा काम है, पैनल जो कुछ करेगी वो हम तो उसको बिल्कुल 100% पैनल बनाया गया है, वो काम कर रही है, और जो भी वो पैनल फैसला करेगी वो जमात इस्लामिया के तमाम अरकान मानेंगे। यानी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जमात डायरेक्टली इनडायरेक्टली मरकज के राब्ते में है, पाबंदी हटने की देर है, शायद चुनाव का हिस्सा भी जमात इस्लामिया बन सकती है, इस तरीके की इतलात आ रही है। हमारे साथ सईद तजम्मुल ज्वाइन कर चुके हैं। सईद तजम्मुल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। दो अहम बातें जो थोड़ी देर पहले हमने वीडियो बयान जारी किए हैं, वो इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि एक पैनल ऑलरेडी बनाया गया है जो तंजीमी असासी को देख रहा है, और शायद तरमीम भी होगी और चुनावी दंगल का हिस्सा भी बनेंगी, जिस तरीके का इशारा पहले ही लोकसभा के इंतखाबात के दौरान कई साबिक लीडरों की तरफ से, जो जमात के हैं, उनकी तरफ से दिया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। ज़हुर लौलावी साहब, आपका भी शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में 2024 के इंतखाबात बहुत दिलचस्प होने जा रहे हैं, क्योंकि अब की बार न सिर्फ PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस बल्कि रिवायती पार्टियों के साथ साथ कौमी पार्टियां, और वो पार्टियां जिन्होंने करीबन 3 दहाइयों तक मुख्तलिफ इंतखाबात में हिस्सा लिया, यानी जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर, जिनका नस्बुल ऐन और मंशूर जो है वो दीगर जमातों के मुकाबले में कदर मुख्तलिफ है। लेकिन खबरें ये आने लगी है कि फ़हीम रमज़ान और डॉक्टर फयाज की कुछ देर पहले रिहाई के बाद जो पहला बयान आया कि मजलिस शूरा का इजलास तलब किया जाएगा, जिसके बाद जो 5 मेंबरान का जो पैनल तरतीब दिया गया वो आइंदा लाही अमल तरतीब देगा कि जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर आया डायरेक्ट इंतखाबी दंगल में हिस्सा लेंगे या इनडायरेक्ट होंगे। क्योंकि जरा ये भी कहते हैं कि शायद जमात इस्लामी अगर कम वक्त मिला, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो डेडलाइन है सितंबर के आसपास तक, तो शायद इनडायरेक्ट इंतखाबात का हिस्सा होंगे। अगर इंतखाबात मौखर होते हैं, अगले साल के अवाइल में होते हैं 2025 में, तो शायद जमात इस्लामी को दोबारा ये रिदम गेन करने में थोड़ा सा वक्त और चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में 1987 में जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर ने आखिरी बार जो इंतखाब लड़ा मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले, उसमें 4 सीटें हासिल की, जिसमें अब्दुल रज़ाक, गुलाम नबी समझी, सईद अली शाह गिलानी वगैरह शामिल हैं। लेकिन उसके बाद जमात इस्लामी ने साल 1989 में जब जम्मू कश्मीर में मुसल्लह जद्दोजहद का आगाज हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दिया, और उस वक्त इस्तीफा देने के बाद उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपने आईनी तरामीम लाते हुए, तंजीमी ढांचे में आईनी तरामीम लाते हुए इंतखाबात से सिटे अबे का नारा दिया, बाइकआउट का नारा दिया। लेकिन इशफाक साहब, जिस तरह से ये आप साउंड बाइट हमने सुना, जिस तरह से फ़हीम रमज़ान साहब, डॉक्टर फयाज साहब कहते हैं कि 5 मेंबरान पर मुश्तमिल जो कमेटी होगी वो जो फैसला होगी, कि जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर जो है वो आईनी पोजीशन उनकी अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी जो गुज़श्ता 30-35 बरसों से रही कि उनके फलायाम ट्रस्ट, उनके दरसगाह, उनके मसाजिद, उनके मकतब, उनके स्कूल, उनके हायर सेकेंडरी, उनके कॉलेज और उनके यूनिवर्सिटी, उनके बाकी जो अमले हैं, तकरीबन रुकनी जमात से लेकर जो अमीर जिला, अमीर जमात वगैरह है, वो मुख्तलिफ जेलों में इस वक्त बंद है। यानी पहले जमात इस्लामी के बैन को रिव्यू किया जाना चाहिए, ये मुतालबा अभी जो है। लेकिन ये भी तो कहा गया कि कमेटी बनाई गई है, कमेटी जो तंजीमी
आईन है उसमें भी तरमीम करेगी, यानी कहीं ना कहीं इसका इशारा है कि जो मुतनाज़ मामलात हैं उनको हटा दिया जाएगा, एक दायरे में रहकर हम जी आगे बढ़ेंगे और पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ेंगे और जो वो कमेटी फैसला करेगी वो सब ने मानना होगा। थोड़ी देर पहले तो क्या हम ये माने जो खबर आ रही है कि इन टच है, राब्ते में है मरकज़ और रियासती इंतजामिया के जमात इस्लामिया, उसकी तौसी हो रही है कहीं ना कहीं और आगे बढ़ने की राहें ढूंढी जा रही है कि किस तरीके से एक बड़े प्रोसेस में इनको शामिल किया जाए? देखिए, आज का जमात इस्लामी सैयद सलाहुद्दीन से और उसके बाद जब आप मिलिटेंसी में देखेंगे तो सैयद सलाहुद्दीन, जब आप हुर्रियत में देखेंगे तो सैयद अली शाह गिलानी, यानी उसके बाद गुलाम नबी सहराई, उसके बाद कई उतार चढ़ाव जमात इस्लामी को देखने के आए। जो अमेंडमेंट होगी, जो तरामीम होगी जमात इस्लामी के कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में जो उन्होंने नस्बुल ऐन अपना रखा हुआ था, उसमें सबसे पहले बात यह है कि जम्मू कश्मीर की इस पोजीशन को जिसको मुतनाज़िया कहा जाता है, और दूसरा अहम पॉइंट जो कि बाद में ऐड किया गया कि जमात इस्लामी तब तक किसी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी जब तक ना जम्मू कश्मीर के हवाले से आबरूमंदाना हल जो है वो निकाला जा सकेगा, जो दोनों मुल्कों को, बल्कि जमात इस्लामी अपने उस पोजीशन पे भी बरकरार रहेगा या नहीं कि जमात इस्लामी तीनों खित्तों के लिए यानी तीनों पार्टियों को स्टेक होल्डर मानती है, यानी आर पार और जम्मू कश्मीर के अवाम को। इसी तरह से जमात इस्लामी के आइन के मुताबिक जो चीजें उसमें दर्ज की गई हैं, क्योंकि पिछले जब लतपोरा में 40 सीआरपीएफ के एहलकारों को जामबैक किया गया था, उसके बाद जमात इस्लामी पर बैन लगा था, उसके बाद जमात इस्लामी कोई भी फलाह-ए-आम ट्रस्ट, कोई स्कूल, और यहाँ तक कि अगर आपने देखा कि सरकारी ऑफिसर, यहाँ तक कि जो आम सरकारी मुलाजिम थे जिनका बिलावास्ता ताल्लुक किसी तरह से जमात के साथ था, या उनके घरों में किसी वक्त में एक जनरेशन में लोग जो थे वो जमात के नक्शे कदम पे चल रहे थे, उनकी आइडियोलॉजी के साथ थे, उन्हें नौकरियों से निकाला गया, दाखिला ममनू कर दिया गया, पासपोर्ट हासिल नहीं होते हैं, यानी मुख्तलिफ कुर्बानियों से गुजरने के बाद जब जमात इस्लामी के लीडरान गुज़श्ता 4 महीने से कई नई तंजीमें जो उनका इस्तेमाल करके उन्हें लॉन्चिंग पैड बना के कहते हैं कि जमात के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुछ तंजीमें कहते हैं कि जमात इस्लामी के साथ 87 में बहुत ज्यादा गलत हुआ था, नहीं तो इंतखाबात अगर बेहतर तरीके से होते, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इल्जाम आयद करते हैं 87 के इंतखाबात में। लेकिन गवर साहब, बड़ी अहम बात है, जो नॉर्थ कश्मीर में इंजीनियर रशीद को सेंटिमेंट का वोट मिला, उसमें कई तंजीमों ने कहा कि जमात इस्लामी ने इंजीनियर रशीद को जितवाया, तो गालिबन इसका मतलब यह कि अगर जमात इस्लामी खुद मैदान में आती है, जिसका बरमला एतराफ इनके अमीरों ने, इनके लीडरान ने किया कि वो पंचों सरपंचों लोकसभा असेंबली के चुनाव में हिस्सा लेते आए हैं। सैयद तजम्मुल, तो क्या ये माना जाए कि जिस तरह से पार्लियामेंट इंतखाबात में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वो भी एक बड़ी वजह है कि जमात इस्लामी अब हुकूमत के साथ राब्ते में है और आइंदा असेंबली इंतखाबात में इलेक्शन भी लड़ सकती है? देखिए, जमात इस्लामी रिसीविंग एंड पे है और हुकूमत अगर कोशिश कर रही है, हुकूमत ने बैन लगाई, हुकूमत ने किसी वक्त में 87 में उन्हें शायद सबकत हासिल नहीं करने दी, वो भी एक हुकूमत का हिस्सा था। आज की हुकूमत चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, जमात इस्लामी जिस अंदाज से अब बाहर आकर अब इंतखाबी दंगल में हिस्सा लेना चाहती है या ये कहें कि उस नतीजे पे पहुंच चुकी है 35 साल के वक्फे के बाद, तो कोई कबाहत नहीं है। मुझे बहुत शुक्रिया जी सैयद तजम्मुल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खबर कि जमात इस्लामिया लगातार मरकज और रियासती इंतजामिया के राब्ते में है, तरमीम आइन के अंदर हो सकती है, राब्ते बहाल हो चुके हैं और बहुत जल्द एक बड़ा फैसला जमात की तरफ से भी सामने आ सकता है। खबर रसा इदारों और हमारे ज़राए के मुताबिक असेंबली इंतखाबात लड़ने की तैयारी में जमात लगातार है और इस ज़िमन में आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ा जा रहा है। जरा से इस बात की इतलात और खबरें जो है सामने आ रही है, साउंड बाइट आपके सामने है जिसमें इस बात का बरमला इजहार किया गया कि आईन असासी में तरमीम बहुत जल्द होगी। अब जब बात सियासत की हो रही है तो जरा बात इलेक्शनों के हवाले से भी आपको बताते चले। इलेक्शन करने हैं सितंबर के अंदर, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर के सियासतदानों को डर है कि शायद 2024 में इंतखाबात नहीं होंगे और जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात अगर नहीं होंगे तो उसके बाद अब हंगामा भी शुरू हुआ है। उमर अब्दुल्ला के बाद अब कांग्रेस मैदान में आई है और कांग्रेस की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि अगर मरकजी हुकूमत ने सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात नहीं कराए तो उसके बाद हमगीर एहतजाजी प्रोग्राम दिया जाएगा। हर जिला और तहसील सदर मकामात पर एहतजाज होंगे और अवामी राब्ता मुहिम के तहत सड़कों पर आया जाएगा और मरकज और जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पॉलिसियां चलाई जा रही हैं उसके खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया जाएगा। याद रखिएगा, उमर ने गुज़श्ता दिनों जम्मू के अंदर इस बात का खुलासा किया था कि हमने उन ताकतों के सामने घुटने नहीं टेकने हैं जो यहाँ पर इंतखाबी दंगल में रखना डालना चाहते हैं और अगर इस तरीके का हुआ तो वो ताकतें जीतेंगी। यहाँ पर कांग्रेस ने साफ कर दिया कि अगर असेंबली इंतखाबात
نہیں کرائے گئے تو سڑکوں پر اترا جائے گا, احتجاج کیا جائے گا, کیونکہ اطلاعات اور خبریں کانگریس کے مطابق یہ ہے کہ 2025 تک انتخابی دنگل کو روک دیا جائے گا. ادھر کانگریس کی طرف سے یہ صاف کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے کہ سرکار دیگر بلدیاتی اداروں کے انتخابات بھی کرانا چاہتی ہے, پنچایت, بی ڈی سیز, ڈی ڈی سیز اور دیگر انتخابات بھی کرانا چاہتی ہے, لیکن بنیادی طور پر جو سب سے اہم اور بڑا مدعا ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کی اسمبلی کی تشکیل ہو اور ریاست کے عوام خود اپنی آئین سازی اور مسائل کا حل ڈھونڈے. اس کی ضمن آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, اور اگر اس میں کوئی بھی قباحت کی گئی, کوئی بھی رکاوٹ ڈالی گئی تو اس کو لے کر کانگریس میدان میں آئی. یعنی عمر کے بعد کانگریس کا بڑا بیان, اور ابھی تک جو صورتحال ہے وہ یہی دکھ رہی ہے. جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے لوکل باڈیز کا الیکشن سپٹمبر سے پہلے کرائے جا سکتے ہیں, اور اسمبلی کے انتخابات شاید 2025 کے آس پاس کہیں ہو سکتے ہیں. اس طریقے کی باتیں آ رہی ہیں. تاہم نہ تو الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے کوئی بات سامنے رکھی گئی ہے اور نہ ہی مرکزی حکومت نے کوئی بات وضاحتاً سامنے رکھی ہے. تاہم سب کی نظریں کمیشن پر بھی ہے, داخلہ وزارت پر بھی ہے, لیکن اس بھی سیاست کافی زیادہ گرم ہوئی ہے جموں کشمیر کے اندر انتخابی دنگل کو لے کر. کانگریس ترجمان روندر شرما صاحب ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں. بہت بہت شکریہ روندر شرما صاحب ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ آف انڈیا سپٹمبر کی ڈیڈ لائن دے چکا ہے, وزیر اعظم صاحب سری نگر کے اندر کہہ چکے کہ بہت جلد عوامی انتخابی مہم ہوگی, داخلہ وزیر صاحب نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز کے مطابق آگے بڑھیں گے, تو یہ خدشہ اور یہ سوال پیدا کیوں ہو رہا ہے کانگریس کے اندر کہ 2025 تک انتخابات نہیں ہوں گے, اور یہ کہنا کہ اگر انتخابات نہیں ہوں گے تو ہم سڑکوں پر آئیں گے, احتجاج کریں گے؟ دیکھیے, ہم تو مانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے निर्देश کا پالن ہونا چاہیے. گورنمنٹ نے بھی کہا ہے, اور یہ تو اس لیے کہا گیا کہ اگر چناؤ کو ٹالنے کا پریاس کیا گیا, جنتا چاہتی ہے کہ چناؤ کروائے جائیں. چنوتیاں آتنکواد کی بہت بڑی ہے, اور یہ مشروم جو پروڈکشن ہے, یہ جو نظر آ رہی ہے آتنکوادیوں کی, یہ ہماری سمجھ سے پرے ہے. کہ پارلیمنٹ کے چناؤ بالکل پرامن ہوئے اور اس کے بعد جس طرح سے وارداتیں ہو رہی ہیں اس پہ سرکار قابو پانے میں فیل ہے, لیکن وہ کوئی مقصد نہیں ہو سکتا. اس سے خطرناک ماحول میں بھی جموں کشمیر میں چناؤ ہوتے رہے ہیں, 6 سال ہو گئے ہیں, اور اگر ہم تو مانگ کر رہے ہیں کہ اس کو قابو کیا جائے لوگوں کے کوپریشن سے. لوگ جو ہے اس کے آتنکواد کے ورد ہیں, اور چناؤ کو ٹالنا نہیں چاہیے, کیونکہ جموں کشمیر کے لوگ بہت مجبور ہیں. بیوروکریسی کا نظام جو ہے وہ کسی کی سنتا نہیں, اپروچیبل نہیں ہے, اکاؤنٹیبل نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی کیندر سرکار جو اس کو بی جے پی سرکار کو اس چیز کا کوئی دھیان ہے کہ عام جنتا کی آواز سنی جا رہی ہے یا نہیں سنی جا رہی. اس لیے جنتا کو ایک مصیبت سے نکالنے کے لیے چناؤ ہونا ضروری ہے, اور اس لیے اگر کوئی طریقہ کیا جائے گا تو اس کے خلاف ضرور سڑکوں پہ آیا جائے گا. ہم تو چاہتے ہیں کہ ضرور چناؤ ہو, جو لوگوں کی منشا اس کے مطابق ہو. اچھا, یہ بھی تو بات سامنے آ رہی ہے کہ کانگریس کہہ رہی ہے کہ جناب ہماری پریورٹیاں پنچایت اور بلدیات کے ادارے نہیں ہیں, کیونکہ ان کو ٹوتھ لیس ٹائیگر بنایا گیا ہے. بڑی باتیں تو ہیں, لیکن گراؤنڈ زیرو پر انہیں اختیار ہی نہیں ہے, تو ان چناؤں کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیے, جو چناؤ ٹالے گئے تھے, اور بی جے پی سوتروں سے اور ادھر سے خبریں پہلے سے ہی آتی تھی کہ نہیں جناب اسمبلی کے چناؤ نہیں ہوں گے, ابھی بھی آتی ہیں. اور چناؤ جو ہے وہ بلدیاتی اور دوسرے چناؤ پنچایت کے ہوں گے 1 سال پہلے, اور اب جو ہے کہ انہوں نے کسی کو شامل نہیں کیا. افسروں کے مادھیم سے جو بی جے پی نے چاہا توڑ پھوڑ کی, وارڈوں میں توڑ پھوڑ کی, اور جیسے ڈیلیمیٹیشن ہوا وہ تو پھر بھی کوئی کمیشن بنا تھا, لیکن اس نے بھی بی جے پی کے آئینے سے جو ہے وہ اننت ناگ اور جوری پونچھ کو جوڑا, کو عجیب قسم کی ڈیلیمیٹیشن ہوئی. یہ تو اب جب سامنے آئے گا تو پتہ لگے گا کہ انہوں نے کس طریقے سے ڈیلیمیٹیشن کی, اور ہمیں معلوم ہے کیونکہ نیچے سے افسر شاہی جو افسر ہے ملازم ہے بی جے پی کے کاریکرتاؤں سے, ان سے ریٹوں سے پوچھ کر کے ڈیلیمیٹیشن کرتے ہیں, اور اوپر جو کمیشن جب وہ لوگ بیٹھے اس کو مہر لگاتے ہیں. تو اس لیے اس میں چناؤ کی تیاری اگر یہ کر رہے ہیں وہ بھی ہونا چاہیے, لیکن ٹرانسپیرنسی اور ڈیموکریسی یہی نام ہے کہ آپ لوگوں سے پوچھ کے بانٹ بندی کرو, اس کے بعد چناؤ کراؤ. اسمبلی چناؤ آپ کرائیے, اس کے بعد مارچ میں کرائیے دونوں چناؤ,
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी शर्मा साहब ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस तर्जुमान बता रहे थे कि सबसे पहले स्टेट असेंबली, उसके बाद बाकी चुनाव होने चाहिए। छोटा सा ब्रेक होगा जी। यहाँ पर सियासत की बात चली है तो दिल्ली की रियासत की भी बात बताएंगे ना। दिल्ली दारुल हुकूमत में आज का दिन क्यों अहम है और जम्मू कश्मीर के लोगों की नजर आज दिल्ली पर क्यों है, उस पर जरूर हम बात करेंगे। फिर आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी एक कानून बनाना चाहते हैं, कानून है क्या और इसके पस मंजर में क्यों ये आ रही है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। साकिब गोखले साहब ने खत लिखा और ये खत किसके नाम लिखा, इस पर बात करेंगे। और फिर मंशियात जिसको लेकर एक मुहिम हम छेड़ रहे हैं, उस पर आपके सामने एक डिटेल बात रखेंगे, दिल को दहला देने वाली बात रखेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल। 9:07 का वक्त हुआ चाहता है। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके, और सलाम जेके में खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे। बात जरा दारुल हुकूमत दिल्ली की करते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर और मुल्क भर की नजरें आज मरकूज रहेंगी लोकसभा पर, क्योंकि निर्मला सीतारमण वजीर खजाना आज अपना एक और बजट पेश करने जा रही है। और बजट से कबल काफी उम्मीदें मरकजी हुकूमत के साथ लगी हुई हैं। और इस बीच इतलात और खबरों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के लिए भी आज पार्लियामेंट के अंदर मीज़ानिया पेश किया जाएगा। और हमारे ज़राया के मुताबिक, जो हमारे सोर्सेज फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर है, उसके मुताबिक 1.18 लाख करोड़ यानी 1.18 लाख करोड़ रुपए का बजट जम्मू कश्मीर के लिए हो सकता है। और याद रखिएगा, ये पार्लियामेंट के अंदर मुसलसल 5वां बजट होगा जो जम्मू कश्मीर का पेश किया जाएगा। और निर्मला सीतारमण कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड बनाती हुई नजर आ रही है 2019 के बाद, जब वो बहती वजीर खजाना अपना बजट पेश करेंगी। इससे पहले आपको याद होगा कि 5 फरवरी रवा साल के 5 फरवरी को जम्मू कश्मीर के लिए इंटरिम बजट, जब पूरे मुल्क का इंटरिम बजट आया था तो जम्मू कश्मीर के लिए भी इंटरिम बजट पेश किया गया था, जो तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए के आसपास था। और लास्ट बजट जो 2018 में स्टेट असेंबली के अंदर पेश किया गया था, उसके बाद कंटिन्यूअसली सारे बजट जो है वो लोकसभा के अंदर पेश किए जा रहे हैं, क्योंकि कभी गवर्नर रूल और कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल यहां पर रहा और मरकज बराह रास्त मामलात को देख रही है। इस वजह से तमाम तर बजट 2019 के बाद के जो जितने भी बजट आए, इंटरिम बजट आया, फुल बजट आया, वो कहीं ना कहीं लोकसभा के अंदर पेश किया गया और लोकसभा के अंदर बहस के बाद उसे पास भी किया गया है। निर्मला सीतारमण आज अपना बजट पेश करेंगी। एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जम्मू कश्मीर का साल 2024-25 का पेश किया जाएगा। उससे पहले कल जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट भी पेश की गई थी, जिसके बाद यह उम्मीद लगाई जा रही है कि कुछ अहम मामलात हैं, फोकस एग्रीकल्चर है, टूरिज्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जिस पर सबसे ज्यादा नजर रखी जाएगी। इमरान नाइक को हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, फटाफट से अपडेट करें कि निर्मला सीतारमण एक रिकॉर्ड बनाने जा रही है। मुसलसल 2019 के बाद वैसे वजीर खजाना अपना बजट पेश करने जा रही है, खातून वजीर खजाना है, लेकिन जम्मू कश्मीर के जाविये से क्या कुछ इतलात आपके पास, बजट का खतुखाल किस तरीके का हो सकता है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि मुल्क के पूरी आवाम की नजरें आज पार्लियामेंट के ऊपर होंगी, वहीं जम्मू कश्मीर में भी आज पूरी आवाम की नजरें पार्लियामेंट के ऊपर होंगी, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर के बजट 2024-25 को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। ये बजट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। ये जम्मू कश्मीर का मुसलसल 5वां बजट है जो लेजिस्लेटिव असेंबली न होने के बायस पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर का बजट तकरीबन 1.18 लाख रुपए होने की तवक्का है, जो 2023-24 के पिछले माली साल के तकरीबन बराबर है। इस साल इंतखाबात होने की वजह से बजट में कुछ फलाही इकदाम की तवक्का भी है। जम्मू कश्मीर हुकूमत के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बजट की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और तफसीली दस्तावेजात यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री को जमा करा दी हैं। रवा साल 5 फरवरी को निर्मला सीतारमण ने 59,634 करोड़ रुपए का अबूरी बजट पेश किया था। बजट का तखमीना 1.18 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें 80 लाख करोड़ रुपए रेवेन्यू अखराजात और 38 लाख करोड़ रुपए कैपिटल अखराजात के लिए मुख्तस हैं। बजट में अच्छे तर्ज हुक्मरानी, निचली सतह पर जमहूरियत को मजबूत बनाने, ज़री सेक्टर को फरोग देने, जम्मू कश्मीर को सरमायाकारी की जगह बनाने, रोजगार के मौके पैदा करने, नए सयाहती मकामात की तरक्की, खवातीन की बाइख्तियारी और समाजी शमूलियत पर
खसूसी तवज्जो दी जाएगी। 5 फरवरी को अबूरी बजट में सिक्योरिटी के लिए 1284.45 करोड़ रुपए, ज़राअत और मुतालिका शोबों के लिए 2029.95 करोड़ रुपए, दही इलाकों के लिए 3730 करोड़ रुपए, सयाहत के लिए 357.70 करोड़ रुपए और सेहत और तिबी तालीम के लिए 1427.61 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। इमरान, आज के बजट की जब हम बात करते हैं, आज का जो बजट पेश किया जाएगा, इस हवाले से जम्मू कश्मीर के आम लोग क्या सोचते हैं, खासकर नौजवान या खवातीन, उनको इस बजट से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? देखिए, न सिर्फ जम्मू कश्मीर की आवाम, जबकि अगर हम पूरे मुल्क पे नजर डालेंगे, आम आदमी से लेके सैलरीड इंडिविजुअल्स जो है, जो तनख्वाहदार अफराद हैं, और हिंदुस्तान के जो फलते फूलते जो मिडिल क्लास तबका है, सब इस बजट में इनकम टैक्स में छूट की तवक्का कर रहे हैं। इस मौके पर लोगों का यही कहना है कि मुनासिब होगा कि हिंदुस्तान का जो मिडिल क्लास तबका है, न सिर्फ बढ़ती हुई महंगाई से दो चार है, बल्कि आलमी चैलेंजों के दरमियान बढ़ती हुई आमदनी की अदम मसवात का भी शिकार है, जिसने मुलाजमत की गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान इनके मसाइल को बढ़ा दिया है। इसलिए मिडिल क्लास के पास वज़ीर खजाना से बहुत ज्यादा तवक्कात रखने की हर वजह है। पेट्रोल और डीजल की जो महंगाई है या आम चीजें जो महंगा हो रही है, इन सब चीजों को लेके आम आदमी से लेके जो सैलरीड लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनकी आज तवक्कात वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण के 2024-25 के बजट। हमारे साथ इमरान ज्वाइन करने के लिए वज़ीर खजाना आज मीज़ानिया पेश करेंगी, बजट पेश करेंगी, और जम्मू कश्मीर के लोग बड़ी गौर से इसको देखेंगे, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर सितंबर के अंदर इंतखाबात होते हैं तो आज के बजट के अंदर काफ़ी चीज़ें जो आपको उसके रंग में रंगती हुई नजर आएंगी। 4 स्टेट्स के अंदर भी इंतखाबात है, वहाँ पर किस तरीके का बजट होगा। हमारे साथ आप 10 बजे से ज्वाइन करेंगे, डिटेल में हमको एनालिसिस शाम 7 बजे तक बताएंगे कि कहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, किस सेक्टर में कितना मिल रहा है, और जम्मू कश्मीर के बजट पर भी हमारी खसूसी नज़र रहेगी। चूँकि बात पार्लियामेंट की हो रही है तो ज़रा बात अब राज्यसभा की भी बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी जो नौ मुंतखबा मेंबर पार्लियामेंट है श्रीनगर से, उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने का फैसला ले लिया है। आगा रूहुल्लाह मेहदी प्राइवेट मेंबर बिल ला रहे हैं, और ये बिल जो है शराब और मंशियात पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी की डिमांड कर रहा है। प्रोहिबिशन ऑन लिकर इंटॉक्सिकेंट्स इन जम्मू एंड कश्मीर बिल नंबर 2024 लोकसभा के अंदर सबमिट किया जा रहा है। आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी जो श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट है, उनकी तरफ से ये मांग की गई है, मसवदा कानून तहरीर किया गया है, और इस मसवदा कानून के अंदर मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर शराब मंशियात पर पाबंदी होनी चाहिए। और इस ज़िमन में बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट का भी सहारा लिया, जिस दौरान उन्होंने उस प्राइवेट मेंबर बिल की कॉपी भी रखी जो उन्होंने सबमिट आज करनी है, जिसमें उन्हें यह उम्मीद है कि यह बिल ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आएगा, जिसके बाद इस पर बहस होगी। क्या जम्मू कश्मीर पहली रियासत होगी जहां पर शराब पर पाबंदी होगी? तो पता लगता है कि मुल्क के अंदर कई रियासतें हैं जिन्हें ड्राई स्टेट्स माना जा रहा है, लेकिन यह पहला मौका होगा जब पार्लियामेंट के अंदर जम्मू कश्मीर के किसी मेंबर पार्लियामेंट की तरफ से इस तरीके का मसवदा कानून रखा गया हो, जहां पर मुकम्मल तौर पर शराब और शराब से मुंसलिक तमाम चीज़ों पर पाबंदी आयद करने की मांग की गई हो लोकसभा के अंदर। इससे पहले याद रखिएगा, स्टेट असेंबली के अंदर कई मरतबा मसवदे कानून तहरीर किए गए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबरान की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान की तरफ से, और फिर एक बार खुद रविंदर रैना जो एमएलए थे उन दिनों, उन्होंने भी एक बार इस तरीके का मसवदा कानून लाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार वो मसवदा कानून किसी न किसी तरीके से रहा और हंगामे या शोर शराबे की वजह से वो स्टेट असेंबली का हिस्सा नहीं बन पाया। लेकिन अब सबकी नजरें जम्मू कश्मीर से दिल्ली पर लगी हुई है, जहां पर शराब और मंशियात पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी की मांग आगा सईद रूहुल्लाह की तरफ से की गई है। न सिर्फ मांग की गई है बल्कि एक प्राइवेट मेंबर बिल तहरीर किया गया है जिसे लोकसभा के अंदर दिया जाएगा, और उन्हें यह उम्मीद है कि तमाम मेंबरान इसका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हजारों और लाखों की तादाद में लोग इस वक्त इस दलदल में
फंसे हुए। लेट अस होप सो कि ये बिल ऐवान के अंदर आए, बात हो और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसियां भी जरा खुलकर सामने आए। आगा सईदुल्लाह मेहदी की तरफ से प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया है जिसमें मुकम्मल तौर पर पाबंदी की मांग की जा रही है। अब देखना होगा कि क्या ऐवान के अंदर इस बिल को टेकअप किया जाएगा या नहीं। एक तरफ से ये खबर है। दूसरी खबर पर फटाफट से आते हैं, बात जरा फलस्तीन की करते हैं। फलस्तीन रियासत और मुल्क की सियासत यानी भारत की सियासत और फलस्तीन की रियासत के हवाले से एक मुकम्मल हम आहंगी है और यहाँ पर मामला राज्यसभा के मेंबर की तरफ से उठाया गया है, साकिब गोखले की तरफ से। और साकिब गोखले ने होम सेक्रेटरी को एक खत रवाना किया है जिसमें मेंबर राज्यसभा साकिब गोखले की तरफ से मरकजी दाखिला सेक्रेटरी से यह मांग की गई है कि फलस्तीन के मामले पर वजाहत होनी चाहिए और फलस्तीनी झंडा लहराना क्या मुल्क मुखालिफ सरगर्मी है? अगर है तो ये किस कानून और आईन के तहत है? और अगर नहीं है तो उन तमाम केसों को और उन तमाम रियासत के पुलिस सरबराहान को हुक्मनामा जारी किया जाए कि उन केसों को बंद किया जाए और उन लोगों की रिहाई की जाए। साकिब गोखले ने जो राज्यसभा के मेंबर है होम सेक्रेटरी को एक तहरीरी खत लिखा है जिसमें उन्होंने इस बात का इशारा दिया है कि भारत सरकार की जो खारजा पॉलिसी है उसमें 2 स्टेट्स फलस्तीन और इजराइल को तस्लीम किया गया है और फलस्तीन की अवाम के साथ कई बार ऐवान के अंदर और ऐवान के बाहर मामलात को रखा गया है। यानी बड़े खत लिखा गया है और इस खत के अंदर यह भी साफ कर दिया गया कि मुख्तलिफ रियासतों के अंदर बशमूल उत्तर प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के अंदर FIR दर्ज कर दी गई है। ताबिश कमाल हमारे साथ है। ताबिश, अपडेट करें, साकिब गोखले की तरफ से खत लिखा गया है होम सेक्रेटरी साहब को, इसमें मजीद क्या कुछ तफसीलात आपके पास है? बिल्कुल, देखिए साकिब गोखले हैं, TMC के सांसद हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, अजय भल्ला है होम सेक्रेटरी, उसमें उन्होंने कहा है कि जब हमारे तमाम विदेशों से मुल्क संबंध बहुत अच्छे हैं, मुल्कों से बहुत संबंध अच्छे हैं, तो उसके बावजूद भी फिलिस्तीन का झंडा उठाने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई की जा रही है, क्यों उनके खिलाफ इस तरह से, और खास तौर से पुलिस को बीजेपी और RSS का एजेंट बताया गया है इस चिट्ठी के अंदर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद बीजेपी सांसद और पार्टी के नेशनल लीडर हैं नरेश बंसल जी, उनसे बात करते हैं। सर, आज साकिब गोखले जी की एक चिट्ठी लगातार वायरल हो रही है जिसमें कहा गया है कि जो फिलिस्तीन का झंडा उठा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और पुलिस और पूरे प्रशासन कहीं ना कहीं बीजेपी और RSS का एजेंट बताया उन्होंने। ये एक सांप्रदायिक एजेंडे से सेट इनका माइंडसेट है और राजनीति करने के लिए, वोट की राजनीति के लिए तुष्टीकरण करते हैं। कोई भी देश अपने नागरिकों से यह अपेक्षा करता है कि वो राष्ट्रीय झंडा जो है उसी को उठाएं। किसी देश से हमारे संबंध अच्छे हो सकते हैं लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि उसका झंडा हमारे यहाँ के नागरिक उठा करके चलेंगे। हमारा झंडा जो देश का है, राष्ट्रीय झंडा है, हम सबको उस पर गर्व है, उसको लेकर चलेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि जो इस प्रकार का एक एजेंडा चल रहा है, कभी कहीं पर कोई पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, कोई फिलिस्तीन का की जय बोलते हैं, कोई फिलिस्तीन का झंडा लेके चलते हैं, तो वो धीरे धीरे उनका पता लग रहा है कि वो हैं क्या। सर, हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं अपने मुल्कों से, विदेशी मुल्कों से। प्रधानमंत्री हमेशा चाहते हैं कि दूसरी मुल्कों से हमारे संबंध अच्छे हो, और अगर ऐसे में किसी दूसरे मुल्क का झंडा उठाया जा रहा है और अगर उस पर साकिब गोखले आपत्ति कर रहे हैं तो इसमें चिंता का क्या विषय है? चिंता का बहुत बड़ा विषय है। हमारे संबंध बहुतों से अच्छे होते हैं, मेरे पड़ोसियों से बहुत अच्छे संबंध है। मैं अपने घर पर उनकी नेम प्लेट लगा दूं क्या? ठीक है ये लगाना, हमको अपने राष्ट्रीय उस पर गर्व होना चाहिए, राष्ट्रीय विमर्शों पर गर्व होना चाहिए, राष्ट्रीय जो चिन्ह है उन पर गर्व होना चाहिए, उनको लेकर चले। इस प्रकार की पैरवी करने वाले मेरी दृष्टि में देशद्रोही हैं और उन पर सरकार को FIR दर्ज करके मुकदमा कायम करना चाहिए। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर कोई किसी मुल्क का झंडा उठा भी ले तो कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, अब सरकार कौन सी कह रही है, कैसे कह रही है, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि ये देश के झंडे का अपमान है, दूसरे देश के झंडे को उठा करके चलना। चलिए, बहुत शुक्रिया ताबिश कमाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल साकिब गोखले की तरफ से खत लिखा गया है अजय भल्ला साहब को, जो होम सेक्रेटरी है। कहा गया कि किस कानून के तहत कार्रवाई होंगी जब मुल्क की सियासत इस तरीके। देखना होगा कि होम सेक्रेटरी साहब भी इस पर क्या कुछ देंगे रिएक्शन, लेकिन बीजेपी का रिएक्शन आपके सामने पहले ही आ चुका है। बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात अब इंतहाई अहम मामले की करते हैं, उसके बाद मौसम के मिजाज और एक बड़ी खबर उड़ी से आ रही है, उस पर भी हम थोड़ी देर में आएंगे। लेकिन बात अब जरा मंशियात की, ड्रग्स की। यह मामला इंतहाई अहम और संगीन बन रहा है।
पिछले कई दहाइयों से ये देखा जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता करके इस जहर को शहर शहर, गांव गांव और घर घर पहुंचाया जा रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके की बात हो रही हो। सेमिनार्स, वॉक्स और दीगर चीजें की जा रही हैं कि लोग बाखबर हो और लोग इससे दूर रहे। लेकिन क्या सिर्फ बंद कमरे में सेमिनार करने से मामला हल होता हुआ नजर आ रहा है? क्या सिर्फ क्रिकेट के खेल खेलने से या नौजवानों को खेल के मैदान तक लाने से यह मामला हल हो रहा है, या हम असल मामले से आंखें चुरा कर कहीं और की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं? दरअसल सूरत हाल ये है कि जिस मामले पर खुलकर बात होनी चाहिए थी, जिस मसले को हमने नबरदा आजमा होकर आगे बढ़ना चाहिए था, हम उससे डिविएट हो रहे हैं और दूसरी राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि 15 लाख से ज्यादा नौजवान आज इस दलदल का हिस्सा बने हैं। उड़ता जम्मू कश्मीर, ये एक आज बड़ा सवाल है कि जिम्मेदार कौन है। अब जब मैं ये उड़ता जम्मू कश्मीर का नाम दे रहा हूं तो याद रखिएगा कि ये टाइटल हमारी पड़ोसी रियासत पंजाब के लिए फिट किया गया था, क्योंकि वहां पर हर घर, हर नुक्कड़ और हर इलाके के अंदर मंशियात थी और हर दूसरा तीसरा आदमी इस तरीके की कारोबार या इस तरीके के दलदल में फंसा हुआ था। इसलिए कहा गया था उड़ता पंजाब। सूरत हाल पंजाब की बेहतर है नहीं है, ये एक अलग मौजू है, लेकिन उड़ता जम्मू कश्मीर क्यों हुआ और ये उस सरजमीन में क्यों हुआ जो ऋषियों की है, मुनियों की है, वलियों की है, जहां पर कहा जा रहा था कि ज्ञान का भंडार है, लेकिन उस ज्ञान के भंडार के बीच जहां पर कहा जा रहा है कि मजहबी भाईचारा है, लेकिन उस भाईचारे के बीच जहां पर यह कहा जा रहा है कि हमारी इज्जतें महफूज है, उन इज्जतों के महफूज होने के बीच आखिर ये किस तरीके से तार तार सबकी इज्जतें हो रही हैं? सड़क पर क्यों हम सबकी इज्जतें नीलाम हो रही है और हम सब घर में बैठकर आंखें बंद कर ट्विटर पर, फेसबुक पर सिर्फ 2 लाइनें लिखते हुए नो टू ड्रग्स, सेव कश्मीर का नाम देकर खुद की जान छुड़ाना चाहती हैं? क्या सिर्फ इतना करने से सूरत हाल तब्दील होगी, या आज से हमने इसका हिस्सा बनते हुए उन तमाम नौजवानों को गले लगाना होगा, उन वालिदैन को बाखबर करना होगा जिनके घरों में इस तरीके के मामलात हो रहे हैं और हम आंखें बंद करके देख रहे हैं? अक्सर हम ये देख रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है हमें सब पता होता है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए खामोश हूं क्योंकि मेरे घर में ये नहीं हो रहा है, ये पड़ोसी के घर में हो रहा है और पड़ोसी का घर जल रहा है और मैं फायर सर्विस का इंतजार कर रहा हूं। रादर ये कि मैं बाहर आकर उनके घर वालों को बचाऊं, अहले खाना को बचाऊं। खुद हो सकता है कि इस जदोजहद में मेरे हाथ भी जले, लेकिन कितना बेहतर होता कि हम सब एक होकर इस उड़ता जम्मू कश्मीर के नारे को खत्म करते। अब ये टाइटल जरा देख लीजिएगा, ये तो टाइटल की थोड़ी सी वजाहत। अब कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, उसके बाद एक ऐसे मेहमान के पास आपको लिए चलूंगा जो इन लोगों के साथ मुसलसल राब्ते में है और छोटी सी कहानी भी आपके सामने रखेंगे। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे और ये पहला ग्राफिक आपके सामने। आपको बता दें कि माएँ बहनें मंशियात के दलदल में है। सिर्फ नौजवान ही नहीं बल्कि खवातीन की एक खासी तादाद है जो इस दलदल में फंस चुके हैं। ताम इनकी फिक्र कौन करे, चाहे नौजवान हो, माएँ हो, बहनें हो, खवातीन हो, जो भी इस दलदल में फंसे हुए हैं उनकी फिक्र कौन करे। और अक्सर हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें जहाँ मुख्तलिफ मौजू को ज़ेर बहस लाती है, लेकिन मंशात पर कभी खुलकर किसी ने बात नहीं की। और ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है कि 15 लाख से ज़ायद जो लोग हैं वो इसमें मुब्तला हुए हैं। 17 से 23 उम्र के नौजवान सबसे ज्यादा मुतासिर है, यानी टीनेजर्स है, कौम का मुस्तकबिल जिसे हम कहते हैं, वो इसमें ज्यादातर मुब्तला हुए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि अलमिया ये है कि दलदल में 18 साल से कम उम्र बच्चे भी शामिल हैं। कई ऐसे रिपोर्ट्स सामने आए हैं जिनमें 18 साल की कम उम्र भी इस लत में फंस चुके हैं। और नशा छुड़ाने के मराकज में यानी रिहैबिलिटेशन सेंटर में रोजाना 100 के केसेस आते हैं। ये ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। हमारे पास मरकज बड़े कम है, लेकिन जितने भी मरकज है 100 अफराद अगर वहां पर इलाज मुआवजा के लिए आते हैं, तो अब आप इस बात को खुदा समझिएगा कि सूरत हाल कितनी संगीन है। और मुझे लगता है कि कोविड-19 से ज़्यादा खतरनाक इस वक्त हमारे सामने ये मसला है कि इसको कैसे
निपटा जाए और ये जो उड़ता जम्मू कश्मीर है इसके पर कैसे काट कर हम अपनी वापस बेस पर आ सके। मंशियात की दलदल में जम्मू कश्मीर 5वें नंबर पर आ चुका है, जिसे आप ऋषियों की, वलियों की, मुनियों की सरजमीन कह रहे हैं, वो 5वें नंबर पर है मंशियात के अंदर। और बाअसर घरानों के चश्म चराग भी इस दलदल में है, यानी जिनके पास काफी पैसा है। अनपढ़, पढ़े लिखे और पेशावरा अफराद यानी टेक्नोक्रेट जिन्हें आप कह रहे हैं, वो भी इस दलदल का हिस्सा है। अब ये खबरें ये बात जब हम बता रहे हैं ना, तो ये तहकीक के साथ हम आपको बता रहे हैं। 70% मंशियात इस्तेमाल करने वालों का हेपेटाइटिस टेस्ट पॉजिटिव आता है, यानी वो HIV भी होते हैं और फिर हेपेटाइटिस B वाले पॉजिटिव भी होते हैं। और इससे क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता करके उनका घर भी तबाह होता है और उनकी जिंदगियां भी तबाह होती हैं। 2023 में तकरीबन अगर आप देखेंगे तो जो हमारे एदाद शुमार है वो ये साफ बता रहे हैं कि किस तरीके से इसका फैलाव हुआ है। और कल इसी प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि तकरीबन 85 से 87 हज़ार रुपया एक आदमी को चाहिए, और जब उसे ये चाहिए नशा करने के लिए, फिर हीरोइन एक नई दलदल है, उस पर हम कल बात करेंगे कि किस तरीके से केसेस चल रहे हैं, किस तरीके से क्या हो रहा है। लेकिन इन मरकज़ों के अंदर जब मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी आती है, जो कॉलेज तो घर से निकलती है लेकिन कॉलेज जाने के बजाय वो और कहीं पर पहुंचती है और शाम को वापस घर भी आती है, और बहुत देर तक घर वालों को यह पता नहीं लग रहा कि क्या कुछ चल रहा है, लेकिन जब घर वालों को पता चल रहा है तो समाज की एक लाइन उनके सामने आती है कि अगर अब मैंने ये बात की कि ये मंशियात में आ चुकी है, ये दलदल में फंसी हुई है, तो सूरत हाल क्या कुछ होगी। इस पर जरा गुफ्तगू करेंगे। श्रीनगर सीधे चलेंगे एक मरकज पर, जहां से शबीर साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, जो हर दिन इस सूरत हाल को अपनी आंखों से देखते हैं। उन वालिदैन को देखते हैं जो बच्चों को तो लेकर आते हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद वो यहां से रूबसेहत होकर बाहर निकले, लेकिन जो कराहत, जो आवाजें, जो दर्द वहां पर वो देखते हैं और फिर किन आंखों से नम होकर वो बाहर जाते हैं, उस पर जरा गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया शबीर साहब ज्वाइन करने के लिए। अदीमुल फुर्सत आप हैं और अहम तरीन काम आप निभा रहे हैं। लेकिन आज कोई डिटेल में जाने से पहले अपने नाजरीन को मैं सिर्फ एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं कि जिन घरों के चश्म चराग, चाहे वो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बेटे हैं, जो इस दलदल में फंसते हैं और मरकज़ों तक आते हैं, सूरत हाल किस तरीके की होती है और उस घर की कहानी क्या कुछ होती है, बस इस पर थोड़ी सी आज बात हो जाए। अस्सलाम वालेकुम इशफाक साहब और ज़ोहर साहब, दोनों को हमारा प्यार भरा सलाम। और गुलिस्तान टीम जितनी भी कोशिश कर रही है सराहनीय है, सराहनीय है। मैं फिर से कह रहा हूँ सराहनीय है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जब से हमने आपके साथ राब्ते में आकर इस चीज़ की तरह तशरीह करना चाहा कि मंशियात आखिर कश्मीर में इस वक्त किस हद तक है। आज आपने जो मौजू चुना है कि जब ये बच्चे इस मुसीबत में आते हैं, फंस जाते हैं या फंसाए जाते हैं, मैं सबसे कह रहा हूँ जो भी वालिदैन इस वक्त ये मुझे देख रहे हैं आपकी वसादत से, मैं उनसे पहले ये कहना चाहूँगा, खुदारा 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 इनसे गलती हुई है, इनको रास्ते पे लाने के लिए मौका दिया जाना चाहिए, ना कि इनको घरों से निकालें, ना कि इनसे कतई सारा ताल्लुक ख़त्म करें। ये एक मसला है। अब ये एक मसला सिर्फ एक एरिया में एक फैमिली का नहीं है। अगर आप देखेंगे, खुदा ना खास्ता, अगर 10 घरों में आप देखेंगे जो आपकी ही रिपोर्ट कह रही है 10 में से एक आदमी इसमें मुब्तला है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ इशफाक साहब। जब ये बच्चे हमारे इदारों पे आते हैं, मुझे लगता है ये तो मर ही चुके होते हैं। वो एक पहलू है कि इनको ठीक होना है, लेकिन इनसे पहले इनकी माएँ, इनकी बहनें और इनके बाप जो होते हैं, उनकी वो पुरनम आंखें जब हम देखते हैं, आप यकीन करिए हम उनकी तरफ नहीं देख पाते हैं।
وہ ایک ایسے انسان کو ہمارے سپرد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ پتا نہیں کہ ہمارا بچہ کل زندہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور آپ یہ یقین کریے جن کا صرف ایک بیٹا ہوگا اور وہ اس منشیات کے دلدل میں پھنس چکا ہے، اور گھر سے جب اس کی بہن ساتھ آتی ہے، ماں ساتھ آتی ہے، یا جب اس کا باپ آتا ہے اور ہمارے خدا نہ کرے وہ اس کو سیدھے میں کہتے ہیں کہ پاؤں پڑتے ہیں کہ کہیں سے بھی کسی بھی طرح ہمارے بچے کی طرف دیکھیے اور اس کا علاج معالجہ شروع کریے، تب جا کے ہم کہتے ہیں کیا یہ وہی ولیوں کی سرزمین ہے جہاں پہ کبھی اس چیز کا سوچا بھی نہیں جا سکتا؟ کیا یہ وہی ولیوں کی سرزمین ہے جہاں 15 لاکھ بچے اس وقت اس مصیبت میں مبتلا ہے؟ کیا یہ وہی ولیوں کی سرزمین ہے جہاں کسی کی نماز نہیں چھوٹتی تھی؟ کیا یہ وہی ولیوں کی سرزمین ہے جہاں آستانوں پہ صرف اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں؟ اب آپ یقین نہیں کریں گے، یہ وہ ولیوں کی سرزمین رہی ہے یہاں پہ ہر ایک آستان پہ وہ ماں باپ جاتا ہے جو اپنے بچے کی لمبی عمر کے لیے دعا کرتا تھا، اب یہ دعا مانگتا ہے یا تو اس کی ہدایت ہو یا خدا اب آپ اس کو اپنے راستے ہی لے جاؤ، کیونکہ ہمارا سب کچھ داؤں پہ لگا ہے. ایک بچہ ہونا، پھر اس کے بعد وہ منشیات میں مبتلا ہونا. جیسے آپ فرما رہے تھے ان کے ٹیسٹ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہماری زمین پیروں سے کھسک جاتی ہے، تو ان کے گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب بڑا امپورٹنٹ میرے لیے ایک چیز ہے، میں کل سے جب یہ ریسرچ دیکھ رہا تھا تو 2 چیزیں میرے سامنے، ایک میری بہنیں اور ماؤں کا اس دلدل میں آنا. کچھ ریسرچ پیپرز میں پڑھ رہا تھا، کہہ رہے تھے جناب ڈپریشن بھی ایک وجہ ہے، والدین کی پوری نظر نہ ہونا وہ بھی ایک وجہ ہے. لیکن جب دوسرا پہلو میں دیکھ رہا ہوں کہ اب جب ٹریٹمنٹ کے لیے ہم جاتے ہیں، پہلے تو میرے پاس کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے ہی نہیں انٹائر جموں کشمیر میں جسے میں کہوں کہ یہ ریہیب ہے جی جو ایز پر نارمس اینڈ سیٹس ہے. ہم کاؤنسلنگ اور دیگر چیزیں چلانے پر مجبور ہیں اس وقت، اور سرکار بھی کتنا بے بس اس پورے معاملے میں ہے وہ ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ضرور آپ کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کریں گے. لیکن یہ جب میں دیکھتا ہوں میری ماں میری بہن کو اب اس ریہیب میں رہنا ہے تو کتنا مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے جو ہر دن ان پیشنٹس کو دیکھتے ہیں، اور کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم اس طریقے کا نظام اب بنائیں شہر میں بھی، کیونکہ گاؤں دیہات سے بھی اب کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں؟ میں گور صاحب سے 26 جون کو بھی اس بارے میں بات کر چکا ہوں کہ پہلے ہمیں یہ چیز سمجھنا ہے کہ اب اس میں گاؤں شہر کی بات نہیں رہی، یہ خدا نہ کرے گھر گھر کی کہانی بنتی جا رہی ہے. اگر آپ دیکھیے 15 لاکھ کے قریب بچے، چاہے لڑکے یا لڑکے، کتنی تعداد لڑکیوں کے سروے ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. اب بکش ہم یہ کہہ رہے ہیں ٹینٹیٹیولی، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اتنے پیشنٹ آئے، ان میں سے میں نے اتنے دیکھے، لیکن وہ ایک ادارہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس اتنے بچے آئے، اور جو بچے رہ جاتے ہیں، میرے پاس 100 بچے آتے ہیں، 14 لاکھ کے پاس میرے پاس نہیں آتے ہیں. ڈیفرنٹ ریہیبلیٹیشن سینٹرز کی جو آپ بات کر رہے ہیں نہیں ہے، ڈیٹاکس سینٹرز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آنے والے وقت میں ہر ایک کو جو بھی مجھے اس وقت دیکھ رہا ہے آپ کی وسادت سے میں یہ کہہ رہا ہوں، آنے والے وقت میں ہمارے پاس جنرل لائن ہاسپٹلز کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ہماری بچوں کی یہی تعداد اس وقت منشیات میں مبتلا ہوتی رہی. یہ آپ مجھ سے لکھ کے لے لیجئے، کیونکہ اس ایج تک یہ بچہ پہنچنے والا نہیں ہے جہاں پہ ایک انسان کو جنرل لائن ہاسپٹل کی ضرورت پڑتی ہے. جو آپ بتا رہے ہیں 17 سے 35 یا 16 سے 25، یہ ایک فگر ہے ہمارے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن 50 سال کے بعد جب مجھے ضرورت پڑتی ہے ہائپر ٹینشن کی ہونے کی وجہ سے ہاسپٹل جانے کی، شوگر ہونے کی وجہ سے، یا خدا نہ کرے کوئی ایسی ڈیزیز ہونے کی جس سے لائف لانگ مجھے میڈیکیشن کرنی پڑی، لیکن جب میں اس ایج تک پہنچوں گا ہی نہیں تو یہ جنرل لائن ہاسپٹلز مجھے چاہیے کس لیے؟ پھر ہمارا ہیلتھ سیکٹر ابھی بہت کامیابی کی طرف اور بڑھ رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں جو محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نیگلیکٹ ہو رہے ہیں اس چیز سے کہ ہمارے پاس ان بچوں کے لیے انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اب رہی صحیح کسر اگر ہم کر ہی رہے ہیں لیکن ہم نیگلیکٹ ہے لوگوں کی طرف سے،
गवर्नमेंट की तरफ से, पॉलिसी की तरफ से अगर कोई इदारा काम कर रहा है, आप कहीं पे भी देखिए 5 बेड का जहां पे भी आपको हेल्थ सेंटर मिलेगा, उसमें कितनी फैसिलिटी आजकल के दौर में गवर्नमेंट दे रही है। AFT सेंटर्स, इनके ट्रीटमेंट सेंटर्स तो लगाए हैं, लेकिन क्या उसके फ्रूटफुल नताइज सामने आ रहे हैं, वो कोई नहीं देखना चाहता है। हमारी बहनें जो भी इसमें मुब्तला है, माएँ, हम डिप्रेशन की बात करेंगे। देखिए गौर साहब, मैं इससे थोड़ा सा तजाद में रहता हूं। अगर खुदा न करे किसी बंदे को ऐसी कोई दिमागी बीमारी लाहक है, तो वो नशे की ही तरफ क्यों जाएगा? दूसरी चीजें हैं, पढ़ने की भी तरफ जा सकता है, खेलने की तरफ जा सकता है। डॉक्टर साहब, मैं जरा और इसको खोलना चाहूंगा, चंद लम्हात में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, कोई ऐसी केस हिस्ट्री जो ये बताएं कि शहर के अंदर ड्रग्स अवेलेबल है और जब चाहें आदमी जाके लेता है, और यही वजह है कि मैं कह रहा हूं कि उड़ता जम्मू कश्मीर है आज, क्योंकि आप डायरेक्टली है, मैं तो रिसर्च करके ये बात बता रहा हूं, आप डायरेक्टली उनसे सुनते हैं, कहते हैं, देखते हैं। क्या इस बात में कोई शक है कि मेरी इन्फोर्समेंट एजेंसियों की खामोशी की वजह से, मेरे दीगर इदारों की खामोशी की वजह से ये इतना बड़ा नेक्सस हो गया कि आज 10वीं 12वीं जमात का बच्चा जब चाहे जहां चाहे ड्रग्स ले सकता है और उसे पता है कि मेरा पेडलर कहां पर है, उससे वो इजीली एक्सेस है? देखिए गौर साहब, आपने एक अच्छी बात कही है। रिसेंटली हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस बारे में एक वाजिया ऐलान किया है कि नहीं जी, मंशियात के मुखालिफ हमें काम करना होगा। आपके सवाल का जवाब ये है, मैं आपको दावे से कह रहा हूं, इन बच्चों को घरों से बाहर आने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, एक फोन कॉल पे इनको ये सारी चीजें अवेलेबल है। लेकिन जहां पे आप लॉ इन्फोर्समेंट की बात कर रहे हैं, वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। अगर वो भी नहीं होंगे तो जैसे आपके पिज्जा यहां डिलीवर होते हैं, वैसे ही मंशियात भी डिलीवर होगी। अब क्या मसला है? मसला यह है कि हमारे घरों में इन जैसे बच्चों पे नजर कम रहती है। फाइनेंशियली साउंड बच्चे हैं, एमपे के थ्रू पैसा ये अपने पेडलर को देते हैं, इनको घरों से बाहर आने के, अपने गेट तक ज्यादा से ज्यादा ये आते हैं, बंदा आता है, इनके हाथ में वो चीज थमा दी जाती है और ये वापस घर में चला जाता है। और एक माँ बाप शायद ये सोच रहा है कि हमारा बच्चा ऊपर कमरे में पढ़ाई कर रहा है, जबकि कुछ बच्चे फिर डेथ होने की वजह से हमें डेड बॉडीज को ही नीचे लाना पड़ा। रही बात हमारे यहाँ के जो हम देख रहे हैं, जो सिनेरियो आजकल अभी मंशियात के बारे में है, जो आप इसको टैग कर रहे हैं कि अभी आपने कहा कि 5वें नंबर पे है, तो आप ये भी सोचिए ना कि किस वजह से ये 5वें नंबर पे आ गया, जब उतनी अवेलेबिलिटी इस वक्त श्रीनगर में है, डिस्ट्रिक्ट में है, ताकि इसको उड़ता पंजाब के जरिए 5वें नंबर पे लाया गया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए हमारे साथ गुफ्तगू, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप कंटिन्यूसली हमारे इस मिशन का साथ देंगे। अच्छा जी, 2 चीज़ें आज मैंने कंक्लूजन में आपके सामने रखनी। एक, मजहबी जमातें शिया सुन्नी फसादात से ज़रा ऊपर उठकर ज़रा देखिएगा कि मेरे नौजवान जिन पर आप सियासत करते हैं, जिनको आप रियासत का मुस्तकबिल कह रहे हैं, वो कहाँ पर है। इस पर अगर एक होते कभी बात करते को भी, तो शायद आज मेरे पास ये अल्फाज नहीं कहने को होते। मैं कहता कि नहीं, मेरे मजहबी पेशवा, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, वो एक पेज पर है, कहीं पर दिखे नहीं। सियासी जमातों ने पिछले 15 साल के मैनिफेस्टोज को खंगाल कर देखिए, एक लाइन किसी ने आज तक नहीं लिखी। इवन की रिसेंटली कंक्लूडेड इलेक्शंस में भी कोई बात इस पर नहीं हुई। ये दूसरी परेशानी है मेरी। और तीसरी परेशानी, सो कॉल्ड सिविल सोसाइटियाँ जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, जो मुख्तलिफ इश्यूज़ पर गुफ्तगू और सेमिनार्स और वॉकथन्स कराते हैं, लेकिन यहाँ आते हुए उनको सांप सूझ जाता है, न जाने क्यों। और फिर मेरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ, अगर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर वो थोड़ा सा कमर बस्ता और हो जाए तो जनाब सिस्टम और ज़्यादा दुरुस्त होगा, लेकिन हाउ इट इज़ पॉसिबल कि घर तक एक डिलीवरी बॉय ये पहुँचा रहा है और मेरी सिस्टम के अंदर लोगों को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, खुफिया इदारों को इस बात की बनक तक नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम सब ने एक बार सोचना होगा कि क्या मुझे उड़ता जम्मू कश्मीर चाहिए या वलियों, मुनियों और सुन्नियों की सरजमीन जम्मू कश्मीर चाहिए। फैसला आपने और मैंने करना। छोटा सा ब्रेक होगा जी, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।